नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेरा ज्ञान संचार में। तो अपनी कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान पढ़ रहे थे, जिसमें अपने 6 टॉपिक पढ़ चुके हैं। यहाँ तक आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है अध्याय 7 जल संसाधन एवं संरक्षण। तो इससे पहले जो क्लासें नहीं देखी है अध्याय 6 तक वो ज़रूर देख लें। हमारा राजस्थान कक्षा 6 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उसमें जितने भी अभी तक क्लासें हुई हैं यानी 6 क्लासें हुई है वो सभी उसके अंदर ऐड है। तो आज का ये अपना टॉपिक है अध्याय 7 जल संसाधन एवं संरक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई व उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। जल के जो समस्त स्रोत होते हैं वही जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियाँ और उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं व नलकूप आदि है। ये सभी क्या है? जल स्रोत हैं। आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधनों एवं अपवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो इसमें अपने जल संसाधन और अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। यानी जो नदियाँ हैं इसकी सहायक नदियों द्वारा जल प्रवाह की जो व्यवस्था उसे अपन क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली। और इनके मध्य का जो भूभाग होता है उसे अपने जल विभाजक रेखा कहते हैं, जो वर्षा जल को दो से अधिक दिशाओं में मोड़ देता है या प्रवाहित कर देता है। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत। ऐसी छोटी नदियाँ जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें सहायक नदियाँ कहा जाता है। सहायक नदियाँ कौन सी होती है? जो किसी बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। अब है राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, दूसरा अरब सागर और तीसरा आंतरिक अपवाह। तो चलिए पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, कालीसिंध, पार्वती आदि नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती तथा यमुना नदी गंगा नदी में एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी अरावली से निकलकर कैसे भी करके उसका जल है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है। जैसे अपने राजस्थान में चंबल में प्रवाहित होगी पहली नदियाँ, फिर चंबल यमुना में मिलेगी, यमुना गंगा में, और गंगा जल जो अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में ले जाएगी, इसलिए बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहलाएगा। तो कौन कौन सी है? बनास हो गई, कालीसिंध, पार्वती आदि जो नदियाँ हैं। 2 नंबर है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी जो पश्चिमी भाग में बहती है और अपना जल है वो अरब सागर में ले जाती है तो उसे अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे माही, लूणी, साबरमती और पश्चिमी बनास, और इनकी जो सहायक नदियाँ होगी वो भी इसी तरफ ही जाएगी क्योंकि जो इसमें मिलेगी। तो ये जल तो अपना
अरब सागर में ये लेकर जाएगी। 3 नंबर है आंतरिक प्रवाह तंत्र, ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुँच कर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत प्रवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। आंतरिक या भूमिगत भी कह देते हैं अपने। आंतरिक या भूमिगत नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां आंतरिक प्रवाह तंत्र के उदाहरण हैं। तो ये जो उदाहरण दे रखे हैं यानी कौन कौन सी नदी कौन से प्रवाह तंत्र की है, तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि इनसे सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि पूछ लेता है कि घग्गर नदी है वो कौन से प्रवाह तंत्र का भाग है, अरब सागर, बंगाली खाड़ी या फिर आंतरिक प्रवाह की, तो इससे करके। नेक्स्ट राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। चंबल पहली कौन सी है अपनी, चंबल। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। यह राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोड़गढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि हैं। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये चंबल नदी है जो एमपी से निकलती है विंध्याचल पर्वत से, और ये राजस्थान की सबसे लंबी है और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। और राजस्थान प्रवेश कहाँ से करेगी, तो चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड़गढ़ से। और ये राजस्थान और एमपी के जो सीमा के सारे चलती है, जैसे कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, करौली धौलपुर जिलों में बहने के बाद ये यूपी में चली जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मानचित्र में, ये देखें यहाँ से बहती है ये चंबल एमपी और राजस्थान के सीमा के सहारे सारे। 2 नंबर है बनास नदी। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है, यानी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाईमाधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। टोंक व सवाईमाधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी आदि है। तो बनास नदी कहाँ से निकलती है, राजसमंद की खमनोर पहाड़ियों से, और ये सवाईमाधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती है, और ये मौसमी नदी है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी, बनास। 2 चीज़ आप याद रखेंगे, एक सीधा आ जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो वो है चंबल। अगर पूछ रहे कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो वो है बनास। पूर्णतः यानी ये संपूर्ण राजस्थान में ही है बनास। वो क्या है, जो एमपी से निकलेगी फिर राजस्थान में फिर यूपी में जाएगी ऐसे, तो वो संपूर्ण राजस्थान, पूर्ण राजस्थान की नहीं है पूर्णतः, ये पूर्णतः राजस्थान की ही है। इसलिए ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल। 3 नंबर है अपनी लूणी। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती या सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने के बाद इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है, इसके बाद जल खारा हो जाता है। इसके सहायक नदियों में जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया आदि है। तो लूणी नदी कहाँ से निकलती है, अजमेर जिले में गोविंदगढ़ से, यानी जब सरस्वती और सागरमती दोनों धाराओं मिल जाती है तब लूणी नदी का उद्गम होता है। और ये कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है, गुजरात की कच्छ की खाड़ी में। और जो बालोतरा है, जैसे अभी तो बालोतरा अलग हो गया, तो बालोतरा तक इसका जल मीठा रहता है और इसके बाद में इसका जल खारा हो जाता है, इसलिए इसे लूणी को आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहते हैं। और इसकी सहायक नदियाँ आप याद रखेंगे, ये पूछी जाती है बहुत बार, लूणी की सहायक नदियाँ जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया आदि। तो ये इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर है माही नदी। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सोम एवं जाखम हैं।
तो माही भी एमपी से निकलती है विंध्याचल पर्वत से, जो खंबात की खाड़ी मिल जाती है, और इसकी सहायक नदियाँ स्वामी जखम। लूणी तो मिलती है कच्छ की खाड़ी में, और माही मिलती है खंबात की खाड़ी में। 5 नंबर है बाणगंगा। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो बाणगंगा बैराट पहाड़ी से, और भरतपुर के घना पक्षी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें नम भूमि का निर्माण करता है, और अर्जुन की गंगा बाणगंगा को कहा जाता है। 6 नंबर है घग्गर। इस अंतः प्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। तो घग्गर निकलती है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी से, जो हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और श्रीगंगानगर में लुप्त हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। और इस नदी को सरस्वती नदी का अवशेष या सहायक नदी माना गया है। नेक्स्ट दे रखा है राजस्थान का मानचित्र, उच्चावचय उपवाह क्षेत्र। ये आप देख सकते हैं नदियाँ दे रखी है, जैसे चंबल, यहाँ पे मोरेल, बाणगंगा, साहिबी, ये बनास, यहाँ पे खारी मिल रही है ना, ये यहाँ पे जो है माही नदी। तो नदियाँ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कही जाती है या कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। राजस्थान में चंबल परियोजना, माहीबजाज सागर परियोजना, बीसलपुर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनसे क्या है कि बहुत सारे अपने उद्देश्य है जो पूरे होते हैं, इसलिए उद्देश्य बहु यानी बहुत सारे उद्देश्य, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा गया है। यानी अपने बहुत सारे उद्देश्य कंप्लीट हो रहे हैं या पूरे हो रहे हैं, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। जबकि अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या कहा है, तो इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो चलिए अब परियोजनाएं पढ़ते हैं। पहली है चंबल परियोजना। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। इनमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध एवं कोटा जिले में जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बांध है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। तो आप ये याद रखेंगे कि कौन सी परियोजना कौन से जिलों की संयुक्त है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इसमें 4 बांध है। गांधी सागर तो मध्य प्रदेश में, बाकी 3 राजस्थान में। राजस्थान में कौन कौन से? चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर, कोटा में जवाहर सागर और कोटा बैराज। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे कि कौन सी परियोजना है वो कौन कौन से राज्यों की संयुक्त है। जैसे चंबल कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की। ये यहाँ पर चित्र दिया हुआ है राणा प्रताप सागर और माहीबजाज सागर बांध का। 2 नंबर परियोजना माहीबजाज सागर परियोजना। बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। तो माहीबजाज माही नदी पर नाम से स्पष्ट हो रहा है, लेकिन ये किस किस राज्य की सम्मिलित है? राजस्थान और गुजरात। 3 नंबर है बीसलपुर परियोजना। राजस्थान के टोंक जिले के टोडाराय सिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। तो बीसलपुर गांव में है, कहाँ पर है? टोडाराय सिंह टोंक में, और बनास नदी पर है। नेक्स्ट 4 नंबर सरदार सरोवर परियोजना। तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा
बाड़मेर व जालौर जिलों में सिंचाई में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो सरदार सरोवर 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन सी? एक तो अपना राजस्थान हो गया, फिर अपने पास में लगता है मध्य प्रदेश, अपने से नीचा गुजरात और उससे नीचा थोड़ा महाराष्ट्र, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है और नर्मदा नदी पर है। तो बाड़मेर व जालौर को सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध हो रही है। नेक्स्ट, इनके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में ज्वाई नदी पर ज्वाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमलांबा परियोजना, उदयपुर जिले में मानशिवाकल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना भी है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है। तो इनसे तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, जैसे पाली में ज्वाई नदी पर ज्वाई परियोजना, डूंगरपुर सोम नदी पर सोम कमलांबा और प्रतापगढ़ जिले में जाखम पर जाखम परियोजना। बस एक ये है उदयपुर जिले में मानशिवाकल, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ये अभ्यास के लिए दे रखा है इन्होंने। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रमुख झीलें एवं जल संचयन। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ियाँ, जोहड़, टांके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिसके उदाहरण वर्तमान में भी कई जिलों में देखे जा सकते हैं। उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया एवं यहाँ के राणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जाना सागर आदि जिलों का समय समय पर निर्माण करवाया एवं नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया गया। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है। इन सभी जिलों के कारण ही उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। तो उदयपुर में जो राजाओं ने झीलों का निर्माण करवाया, तो उदयपुर में 14वीं से 19वीं सदी तक करवाया था। और कौन कौन सी झीलें उदयपुर में? तो पिछोला है, उदय सागर है, फतेह सागर है, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जाना सागर आदि झीलें हैं। ये इन झीलों का आप नाम याद रखेंगे, इसलिए उदयपुर को झीलों का नगर भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, झीलों का नगर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है। तो जयसमंद झील जय सिंह जी ने गोमती नदी पर करवाया, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है विश्व की। अजमेर में पुष्कर है, आना सागर अजमेर की है, सिरोही में माउंट आबू में नक्की झील है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। राजसमंद में राजसमंद है और उत्तरी चौकी इसके जो उत्तरी भाग उसको नौ चौकी की पाल भी कहा जाता है, नौ चौकी कहा जाता है। तो ये जो झीलें हैं आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना एवं उमेद सागर, जैसलमेर में गड़ीसर, डूंगरपुर में गेव सागर या गेव सागर भी कहते हैं, बीकानेर में कोलायत, अलौर में सिलीसेट आदि कई अन्य जिले में राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन हैं। तो ये मीठे पानी की थी। अब खारे पानी की। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य सांबर, बाड़मेर में पचपदरा, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लोणकंस, जैसलमेर में पोकरण, जोधपुर में फलोदी आदि खारे पानी की जिले हैं। तो ये खारे पानी की जिले थी। तो ये जितनी भी झीलें दी हुई है इन्हें आप रट लेना, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि झील का नाम दे देते हैं या फिर ऊपर लिख देते हैं कि कौन सी झील खारे पानी की है या कौन सी झील मीठे पानी की। जिसमें एक तो मीठे पानी की झील होती है, 3 खारे पानी की, तो वो अपना को छांटना होता है। तो ये इन्होंने मानचित्र भी दे रखा है। मेवाड़ के राणाओं एवं महाराणाओं द्वारा उदयपुर में निर्मित झीलें, नदी संगम तथा झील संगम का मानचित्र है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अपने आगे पढ़ते हैं। जल संरक्षण। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण क्या है? हमारा प्रथम दायित्व। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान आदि नहीं करना चाहिए। इनके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल का संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है।
अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जन जीवन और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में रूफ टॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें बहुत प्रचलित है। रूफ टॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्र किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टांका, खड़ेन, जोहड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण एवं संरक्षण करते हैं। इन तकनीकों को वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जल संरक्षण हमारा दायित्व है और अपनों को जो भी है जैसे कूड़ा करकट गंदगी जो भी है वो अपनों को इनमें जलाशयों में नहीं डालना चाहिए, स्नान वगैरह नहीं करना चाहिए इनके पास में, इनका मतलब संरक्षण करना चाहिए, वृक्षारोपण में करना चाहिए, भूमिगत जल का उपयोग करना चाहिए, जल का पुनः उपयोग करना चाहिए, ये सब बताया गया है। और रूफ टॉप और वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें, ये दोनों तकनीकें आप याद रखेंगे। रूफ टॉप यानी घर की छत पर जो वर्षा का जल गिरता है उन्हें अपने नीचे बने कुएं में एकत्र किया जाता है। और वाटर हार्वेस्टिंग है कि वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत कर देना। तो ये दोनों जो तकनीकें प्रचलित है। नेक्स्ट राजस्थान के जो पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी तकनीकें हैं, तो वो है टांका, खड़ेन, जोहड़, ये भी आप याद रखेंगे। तो अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट शब्दावली दे रखी है। भूगर्भिक, तो भूमि के अंदर का उसे क्या कहते हैं? भूगर्भिक। अपवाह, नदी जल का बहना या प्रवाह अपवाह कहलाता है। टांका, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना टांका कहलाती है। खड़ीन किसे कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना खड़ीन। जोहड़, वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरक्षण सुरक्षित रखना या रख रखाव। तो ये आप जो शब्दावली मैं बताता हूँ लास्ट में जो इसमें दी हुई, ये भी आप याद रखेंगे। कई बार यहाँ शब्दावली से भी सीधा क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास है चंबल की सहायक है, यानी ए अपना आंसर बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? तो ये माही नदी में, बांसवाड़ा में, यानी इसका भी उत्तर हो जाएगा। तो ये दो तो अपने विकल्प वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अति लघु उत्तरात्मक, ये जो आपके लिए क्वेश्चन है, यानी आपको इनके उत्तर देना है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए, राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आज 7वीं क्लास होगी, परंतु यानी 6 क्लास हो चुकी है। 6 क्लासों में किसी ने भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। तो प्लीज़ जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उनके आंसर ज़रूर लिखा करो आप कमेंट बॉक्स में। जैसे आज चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखने हैं, तो आप उत्तर नंबर 1 लिख के और उसके आगे इनके सहायक नदियों के नाम लिखेंगे। फिर उत्तर नंबर 2 में कौन कौन सी परियोजनाएँ हैं अपनी और कौन कौन सी राज्यों की संयुक्त परियोजनाएँ हैं वो भी आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये चीज़ें आप ज़रूर किया करें। जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं वो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। तो अपने 7 टॉपिक कंप्लीट हो गए। इसमें 10 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक और बचते हैं, वो भी अपने कंप्लीट कर लेंगे। फिर अपने करेंगे कक्षा 7 की पुस्तक हमारा राजस्थान। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आपके पास जितने भी स्टडी से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में इस क्लास को शेयर जरूर करें। ओके, क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।